चालू करिए सर। स्टार्ट करें? हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल। ग्रेजुएशन कब करा आपने? सर मैंने बस 2010 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। विषय क्या था? सर हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा एवं साहित्य। ऑप्शनल क्या है? सर मेरा ऑप्शनल विषय हिंदी भाषा एवं साहित्य ही है। 2010 से क्या कुछ कर रही हैं? जी सर, वर्तमान में मैं CGST डिपार्टमेंट में एज ए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्टेड हूँ। हॉबी क्या है? जी सर, मेरी हॉबी पोएम राइटिंग है। हाल फिलहाल में कुछ लिखा है कोई? जी सर बिल्कुल, हाल फिलहाल में मैंने एक पोएम लिखा है और अगर आप इजाज़त दें तो 2-4 पंक्तियाँ सुना भी सकती हूँ। सुनाइए। जी सर, मैंने जो हाल में एक रचना लिखी है उसका शीर्षक है सफलता और उसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। पानी है जो तुम्हें सफलता, खुद को पहले आज़ाद करो। पानी है जो तुम्हें सफलता, खुद को पहले आज़ाद करो। डरो किसी ना मुश्किल से, तुम अपने हौसलों को यूँ फौलाद करो। बढ़ जाओ आगे उन ख़यालों से, बढ़ जाओ आगे उन ख़यालों से जो ना आगे तुम्हें बढ़ने देते। बढ़ जाए अगर जो तेरी कदमें तो फिर ना थमे, चाहे दुनिया ये कितनी रोके। वेरी गुड। बतलाश करो जग सोचेगा क्या, अपने प्रण को बस याद करो। पानी है जो तुम्हें सफलता, खुद को पहले आज़ाद करो। मुझे लगता है आपको एक कवि होना चाहिए और उस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सर, बट जहाँ तक मेरा सोचना है सर, ये मैं खाली वक्त में किया करती हूँ और मेरा लक्ष्य एक बिहार लोक सेवा आयोग के में एज ए SDM चयन होना है और इसलिए मैं बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करी। ये मैं खाली वक्त में अपने आप को मोटिवेट करने के आपने लिए कहा SDM नाम का कोई पद है बिहार लोक सेवा आयोग में? सॉरी सर, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के तहत सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का चयन किया जाता है और मैं नहीं, उसके लिए वो इच्छुक। सीनियर डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन किया जाता है। ओके SDM सॉरी का कोई सर, पद नहीं। थैंक यू ठीक सर। है, अच्छा। SDM और SDO में क्या अंतर है? सॉरी सर, मुझे इस संदर्भ में विशेष जानकारी नहीं है अभी। हिंदी साहित्य ग्रेजुएशन भी है और ऑप्शनल भी है। जी सर। मैं उम्मीद करता हूँ हिंदी अच्छी होगी। जी सर बिल्कुल। वेरी गुड। साहित्य किसे कहते हैं? सॉरी सर, मैं साहित्य सुन। किसे कहते हैं? सर साहित्य शब्द और अर्थ की सौंदर्यात्मक समन्वित अभिव्यक्ति है जिसमें कि विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति रचनाकार के द्वारा की जाती है और इसका उद्देश्य एक प्रकार से समाज की समस्याओं का चित्रण, उनका समाधान प्रस्तुत करना और समाज का कल्याण करना होता है। संक्षिप्त में बताइए, सीधा बताइए, बहुत लंबा है, क्लिष्ट है, सीधा बताइए साहित्य क्या है? शब्द और अर्थ की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति है सर। काव्य क्या है? काव्य काव्य एक विधा है साहित्य की जिसमें भावनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की जाती है। कविता क्या है? कविता मानव भावनाओं का अविरल प्रवाह है जिसमें अ, जिसमें सॉरी सर। अच्छा, ठीक है। आपके सिलेबस में जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से कौन सी रचना आपको सबसे अच्छी लगती सर साहित्य की जो विधाएं हैं उसमें मुझे उपन्यास सबसे प्रिय लगती है। उपन्यास?
जी हाँ, सर। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन से कवि आपको सबसे अच्छे लगे? जी, कवि कौन कवि से कवि? जी सर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अच्छा, सूर्यकांत त्रिपाठी, क्यों? क्योंकि उनकी एक रचना है सरोज स्मृति, और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें उन्होंने शोक गीत है, और इसमें उन्होंने अपने पुत्री के निधन पर, जो कि हिंदी साहित्य की अकेली कीर्ति मानी जाती है, प्रथम कीर्ति, और इसमें उन्होंने पुत्री के निधन पर 18 वर्ष की जो उनकी पुत्री है, उनकी असामयिक निधन हो गई है, तो उसके दर्द को उन्होंने बयां किया है, जो मुझे काफ़ी द्रवित करती है, उनसे कनेक्ट करती है। अच्छा, निराला जी ने शक्ति छंद का उपयोग किया है। जी सर। राम की शक्ति पूजा में शक्ति छंद का उपयोग किया है। ये शक्ति छंद क्या होता है? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है, अच्छा, मैं इसके रिकॉल नहीं अलावा कर। गुड इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। शाहबाद के श्रेष्ठ कवि हैं निराला जी। उन्होंने छंदों के बंधन से मुक्ति दिलाई। जी सर, बिल्कुल। मुक्त छंद की अभिकल्पना को प्रस्तुत किया। जी यहाँ ये सर। मुक्त छंद क्या हुआ? सर, मुक्त छंद काव्य की एक ऐसी रचना प्रणाली है जिसमें कि वर्ण, मात्रा आदि नियमों का बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी छंद का अर्थ ही होता है बंधन, और उन बंधनों से मुक्त होकर काव्य रचना करना ही छंद मुक्त रचना कहलाती है। अच्छा, ठीक है। शाहबाद में कई नए अलंकार गढ़े गए, मौलिकता है उसमें। उन अलंकारों के बारे में बताएंगे कौन कौन है? सॉरी सर। जब भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल कहा, जी सर, बिल्कुल। क्यों? सर, मेरे विचार में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहे जाने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले इस काल में हमारा समाज जो है, तत्कालीन समाज कई वर्गों में विभक्त था, जैसे सगुण निर्गुण को लेके मतभेद था, वैष्णव शिव को लेके। लेकिन इस सारे के बीच जो है समन्वय प्रकट किया गया। साथ ही महिलाओं की काफी बंधन में थी। इसमें मीराबाई जैसी रचनाकार हुई, जिसने कि सामाजिक बंधनों को तोड़कर आगे निकलकर वो सामने आई और अपनी पीड़ा को व्यक्त की। और महाकवि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसे जैसे अनेक रचनाकार हुए, जिन्होंने सामाजिक समस्याओं का न केवल चित्रण किया, बल्कि एक ऐसा समाधान प्रस्तुत किया जो कि आज भी हमारे 21वीं सदी में भी उतने ही प्रासंगिक दिखाई पड़ते हैं। कोई भी साहित्य स्वर्ण काल तभी होगा जब वो उसमें कथ्यगत विशेषता के साथ शिल्पगत विशेषता भी हो। जी सर, जी सर। शिल्पगत माफ़ी विशेषता में चाहूँगी। शिल्पगत विशेषता में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन? जी सर, जैसे कि अगर मैं इसकी तुलना अगर आदिकाल से करती हूँ, तो आदिकाल में वीर गाथात्मक काव्यों की प्रधानता थी, और रीति काल में जो है अगर देखा जाए तो दरबारी रचना की प्रधानता थी, जो कि दरबारी रचना की प्रधानता थी। और इसमें जो अ, और वो राजाओं की प्रशंसा, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता था। और इसमें वास्तविकता साहित्य का उद्देश्य होता है कि समाज का चित्रण करना, लेकिन इसमें जो आम समाज से आप का बता वो रही हैं तो सारे कथ्य बता रही हैं, शिल्पगत विशेषता बता रही हैं। शिल्प सर, इसमें शिल्प लोक रंजन के तत्व की प्रधानता थी, लोक मंगल के तत्व की प्रधानता थी। और अलंकार, सूरदास जो है अलंकार, सूरदास की रचनाओं में अलंकार की प्रियता काफी देखने अलंकार को के लिए मिलती तो रीतिकाल शब्द है। है। जी सर। ठीक है, मतलब शिल्पगत रूप देखिए, जब भी कोई काल स्वर्ण काल होगा जी सर। तो पूर्व के काल से बेहतर होगा और आगे के काल के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। जी सर। तो सिर्फ कथ्यगत नहीं हो सकता है, शिल्पगत भी हो। चलिए छोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि उपन्यास जो है आपको ये
एक आंचलिक उपन्यास की चर्चा होती है। जी सर। ये आंचलिक उपन्यास क्या होता सर, आंशिक उपन्यास उपन्यास आधुनिक उपन्यास की एक विधा है जिसमें कि किसी अंचल विशेष के रहन-सहन, पर्व, त्योहार, संस्कृति आदि का अंकन किया जाता है और इसमें चरित्रों के जगह पर वातावरण की प्रमुखता होती है। बिहार की भूमि आंचलिक उपन्यासकारों के लिए उर्वर रही। जी सर। इसकी पुरोधा हुए फणीश्वरनाथ रेणु, जिनकी जी सर। महिला अक्षर है, और जी एक सर। नागार्जुन। जी सर। दोनों के आंचलिक उपन्यास में क्या अंतर देखते हैं? सर, अगर मैं फणीश्वरनाथ रेणु जी की उपन्यास के बारे में कहूँ, तो ये मतलब कि प्रथम आंचलिक उपन्यासकर्ता माने जाते हैं और इनके उपन्यास में जो प्रथम नहीं माने जाते हैं, ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, पुरोधा माने प्रवर जाते हैं। इससे सॉरी पहले सर। आंचलिक उपन्यास लिखे जाते हैं। जी, सॉरी सर। प्रवर्तक माने जाते हैं और इनकी रचना में जो मैला आंचल जो है उसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का जो अंकन किया गया है, इसमें काफी विस्तृत फलक इसका रहा है। मैंने पूछा नागार्जुन की आंचलिकता और मैला अंचल की आंचलिकता में क्या अंतर है? सॉरी सर। अच्छा, एक फणीश्वरनाथ रेणु की एक कहानी थी, संबंधिया, जिस पर पिछले साल फिल्म भी बनी। तो संबंधिया की स्टोरी बताएंगे? तीसरी कसम। नहीं, संबंधिया, जो पिछले साल फिल्म बनी। सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, आजकल अखबार में महिलाओं की उपलब्धि काफी चर्चा में रही है। जी जी सर। आज भी आपके पेपर में भी कुछ ऐसा ही बताइए कि पिछले कुछ दिनों से महिलाओं के द्वारा क्या क्या उपलब्धि हासिल की गई है और आज का जो समाचार था उसमें क्या चर्चाएं थी? सर, जहाँ तक आज के न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि हमारा जो टोक्यो में जो ओलंपिक का 32वां संस्करण चल रहा है, उसमें पिछले दिनों मीराबाई चानू ने पदक हासिल किया था और आज की जो न्यूज़ थी उसमें ये थ्रो जैवलिन थ्रो क्विज प्रतिस्पर्धा में उन्होंने फाइनल में जगह बनाई थी। क्या नाम है? करमजीत क्या नाम है? करमजीत कौर। अच्छा, आज महिला हॉकी टीम से संबंधित भी कोई न्यूज आया था, क्या था? उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हराया था। कैप्टन कौन है महिला हॉकी टीम की? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ओलंपिक अभी कहाँ हो रहा है? जापान की टोक्यो शहर में सर। कितने सालों में होती है ओलंपिक? 4 साल के सर। इसके बाद कहाँ होगा अगला ओलंपिक? सर, ऑस्ट्रेलिया में शायद से कंफर्म नहीं हूँ मुझे। बताइए, बिहार सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है महिलाओं के उत्थान के लिए। जी सर, बिल्कुल। कुछ योजनाओं का नाम बताइए जो महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है या चलाई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। जी सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत घरेलू हिंसा से पीड़ित या फिर विस्थापन की शिकार या फिर किसी एसिड पीड़ित महिला इत्यादि जो किसी शोषण का शिकार हुई है, उनके लिए अस्थायी निवास और उन्हें मेंटल सपोर्ट वगैरह देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा महिलाओं के उत्थान के लिए 7 निश्चय योजना के तहत आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और इसके तहत उन्हें 35% बिहार की सरकारी नौकरी के तहत 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। स्कूल्स और महिलाओं
में जो है लैंगिक असमानता दूर करने के लिए उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जा रहा है और शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए अनेक योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री पोशाक योजना दी जा रही है, मुख्यमंत्री साइकिल योजना और कन्या उत्थान योजना के तहत उन्हें मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन प्राप्त करने पे 25 क्रमशः ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। अच्छा, अभी कोरोना पीरियड में ऐसा एक रिपोर्ट आया था कि घरेलू हिंसा में वृद्धि हुई है। आप जी सर। क्या कारण मानते हैं इसका? घरेलू हिंसा में क्यों वृद्धि हो रही है, इसका क्या कारण है आपके नजर? जी सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि घरेलू हिंसा में जो वृद्धि दर्ज की गई है, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले कि ये परिवार घरेलू जो पिछले दिनों जो कोरोना महामारी हुई, इसके कारण देशव्यापी लॉकडाउन की व्यवस्था की गई। लॉकडाउन में लोगों को घर में रहना हुआ और घर में सभी जन एक साथ रहे, जिससे कि कई लोगों के रोजगार भी प्रभावित हुए। तो जिससे क्या हुआ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम लोगों के पास आया और उसका असर कहीं न कहीं मेंटली टॉर्चर और वो कहीं न कहीं नारी के शोषण के रूप में होता। इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं, पुरुष को या महिला को? किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे आप? नहीं सर, ये मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं चुन सकती कि ये पुरुष ही जिम्मेवार है या फिर नारी ही जिम्मेवार है। ये कुछ हद तक कहा जा सकता है कि पुरुष जिम्मेवार है या फिर नारी की भी गलती हो सकती है, लेकिन ये हिंसा तो जायज़ है नहीं और ये सिचुएशंस बेस्ड है। सिचुएशंस जो परिस्थितियाँ जन्म हुई उसके कारण ये वृद्धि देखी गई। अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान में महिलाओं के उत्थान के लिए आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार उन्हें दिया गया है। उनके साथ जाति, वंश, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान आदि के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है और उन्हें अवसर की क्षमता दी गई है अनुच्छेद 16 में। और आर्टिकल 39 में भी सर व्यवस्था की गई है कि उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएंगे। पुरुषों के साथ उनके साथ कोई भेद नहीं किया जाएगा। और स्पेसिफिक महिलाओं के लिए 2 प्रावधान है जिसकी आपने चर्चा नहीं की, एक 15(3), एक 42। अनुच्छेद 15 सर, 15(3) और 42 महिलाओं के लिए विशेष है। ठीक, बढ़िया। अनुच्छेद 42 सर, अनुच्छेद 42 में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अगर आप परमिशन देंगे तो मैं बोलना चाहूँगी। सर, अनुच्छेद 42 के तहत महिलाओं के पोषण और पोषण हेल्थ से रिलेटेड व्यवस्था की गई कि मातृत्व लाभ की चर्चा, मातृत्व लाभ 47 में पोषण है और 15(3) में जो राज्य महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करेगा, इसी विशेष व्यवस्था के तहत 35% आरक्षण दिया गया। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलो इंटरव्यू तुम्हारा खत्म कर रहे हैं। तुम बताओ कैसा फील कर रही हो? सर, मेरा बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं था और मैंने एक्चुअली मैं कल तक ऑफिस ही कर रही हूँ। आज ही मैं मतलब कि फ्री हो पाई हूँ, तो आज मैंने थोड़ा सा जल्दी जो भी प्रिपेयर कर पाया। हिंदी लिटरेचर में मुझे बहुत कुछ तैयार करना है क्योंकि मैंने जो भी पढ़ा है वो थोड़ा इलेबोरेट टाइप का, मेंस टाइप का पढ़ा है। कुछ इंटरव्यू में जैसे जो वस्तुनिष्ठ सीधे जवाब देना चाहिए उस तरह का मेरा तैयारी नहीं हो पाया, तो मुझे हिंदी पे बहुत वर्क करना है। और सर आप बताएंगे और जनरल। तो ऐसा है, एक तो जो फोकस करना है, तुमने तुम्हारा डिपार्टमेंट आज नहीं पूछा, अगले इंटरव्यू में पूछूंगा। ठीक है, एक तो तुम महिला से जुड़ा जितनी भी योजनाएं हैं, संवैधानिक प्रावधान है, उसको बढ़िया से देखना। हिंदी तो देखना ही है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन पार्ट ठीक लग रहा है। ठीक है, चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, होनी चाहिए।